हेलो स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में। लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का और उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इनफैक्ट बहुत ही छोटा सा पार्ट है और जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही जनरल चीज़ें, बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा है, वी हैव स्टडीड वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द प्रीवियस सेक्शंस एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको डिस्कस करने थे वो हमने कर लिया है, अब और कुछ नहीं है, बस ये कुछ जनरल बातें हैं, उसको मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ। पहले, एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब्स the environment in some way or the other. In any given situation, the source we would choose depends on factors such as ease of extracting energy from the source, the economics of extracting energy from the source, the efficiency of the technology available, and the environmental damage that will be caused by using that source. तो इसमें वो 3-4 पॉइंट लिखी है जो हम जब एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा एनर्जी सोर्स अच्छा है या ख़राब है। तो वो सब बातें हैं और उन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कोई एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दो वी टॉक ऑफ क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG, इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ क्लीनर देन द अदर। इसका मतलब ये है कि ऐसा बोलना कि CNG क्लीन है वो सही नहीं बैठेगा। हमको हमेशा जब भी हम क्लीननेस की बात करते हैं कि कोई फ्यूल कितना क्लीन है, हमको वो चीज़ किसी दूसरे के कंपैरिजन में वो बात करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि CNG लकड़ी जलाने से ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। हम खाना बनाते हैं, लकड़ी जला के चूल्हा जलाएं, उससे ज़्यादा क्लीन होगा कि हम CNG जला सकते हैं, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि पेट्रोल डीजल में जो गाड़ियाँ चलती है उससे ज़्यादा बेटर है कि हम CNG में गाड़ियाँ चलाएं, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी क्लीननेस की बात होती है तो क्लीननेस की बात एक फ्यूल का किसी दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में ही बात हो सकती है। स्टैंड अलोन ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये चीज़ लिखी हुई है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन. In some cases, the actual operation of a device like the solar cell may be pollution free, but the assembly of the device would have caused some environmental damage. बात करते हैं किसी भी source of energy के बारे में, तो वो पूरी तरह से pollution free हो नहीं सकता। जैसे सोलर सेल की बात करते हैं, सोलर सेल हम लोग तो जो चीज़ देखे हुए हैं, जो ऑपरेशन हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, उसके हिसाब से लगता है कि सोलर सेल तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। बट सोलर सेल को बनाने में जो चीज़ें लगती है, जो प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस में एनवायरनमेंट को कुछ हद तक डैमेज पहुंचता है। इसलिए ये बोलना गलत होगा कि सोलर सेल जो है कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री है। रिसर्च कंटिन्यूज इन दिस एरियाज टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइसेज दैट विल कॉज लेस डैमेज थ्रू आउट द लाइट। तो बेसिकली रिसर्च चल रही है कि जो हमारे सोर्सेस हैं एनर्जी के, वो ज़्यादा एफिशिएंट हों और ज़्यादा क्लीन हों, ठीक है, ताकि आने वाले समय में पॉल्यूशन जैसी चीज़ों से हमको थोड़ा सा छुटकारा मिल सके, ठीक है। फिर हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस? वी सॉ अर्लियर that we cannot depend on the fossil fuels for much longer, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि fossil fuels तो एक दिन आएगा ही जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। such sources that will get depleted someday are said to be exhaustible sources or non-renewable sources of energy, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ऐसे फ्यूल्स जो किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे, जिसको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, उनको एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी मैनेज बायोमास बाय रिप्लेसिंग द ट्रीज वी कट डाउन फॉर फायरवुड, we can be assured of a constant supply of energy at a particular rate. Such energy sources that can be regenerated are called renewable sources of energy. Renewable source उन sources को बोला जाता है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, हमको ऑब्वियसली हम लोग वुड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पे लिखा है फायरवुड का एक्चुअल मतलब है जो वुड फायर के लिए यूज़ की जाती है, उसको फायरवुड बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वुड पाने के लिए हम पेड़ों को काटेंगे, तो जो पेड़ों को काट रहे हैं, अगर हम उनके बदले में कुछ नए पेड़ का प्लांटेशंस करें तो होगा क्या कि कुछ पेड़ कटेंगे और कुछ नए इन रिप्लेसमेंट क्या होगा, कुछ नए ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि जो हम लोग का जितना सोर्स ऑफ एनर्जी हमने कट डाउन किया था उतना फिर से रिन्यू हो गए, नए आ गए,
तो इससे आने वाली पीढ़ियों को भी, जनरेशन्स को भी क्या होगा, कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होगी, बायोमास की कभी भी कमी नहीं होगी। फिर क्या लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिव करेंट्स ऑफ एनर्जी। मतलब बार बार जो चीज़ हमको मिलते रहती है उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और किस फॉर्म में रहता है, वो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स के फॉर्म में हो सकता है, रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ द रिजर्वॉयर्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रेशन। हाँ, और फिर ये चीज़ लिखी हुई है कि रेट ऑफ डिप्लीशन मतलब उनके ख़त्म होने का रेट, ख़त्म होने का स्पीड, वो जो है वो इतना कम हो कि प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल के बराबर हो, तब भी हम उसको बोलते हैं कि दैट इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, ख़त्म हो रही है मान लो, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे, उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी सन की बात करते हैं। सन जो है, सन की लाइफ ऐसा नहीं है कि मतलब अनंत काल तक रहेगी, वो भी कभी ना कभी 5000 बिलियन ईयर्स या जो भी है, ठीक है, जो भी एक नंबर है, उस नंबर के साथ वो फिक्स्ड रहेगी, इतने दिनों तक ही वो एनर्जी देगी, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सन को फिर बोलेंगे कि ये तो एग्जॉस्टेबल है, ऐसा बोलना गलत होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ए सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज टू गेट, ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। ए सोलर वाटर हीटर कैनॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन सनी डे में देगा तो, है ना, सोलर है तो हॉट डे में भी देगा, सनी हॉट ये तो होगा ही होगा। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है विंडी और क्लाउडी में, तो देखो विंडी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि डे सनी हो, धूप निकला रहे और फिर भी विंडी रहे, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हमको सोलर वाटर हीटर से अपने को एनर्जी मिलेगी, मतलब हॉट वाटर मिलेगा। लेकिन क्लाउडी डे में मतलब सन का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, इसलिए क्लाउडी डे में हमको हॉट वाटर मिलना सोलर वाटर हीटर से मुश्किल है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो देखो वुड जो है बायोमास, ये पहले बता चुका हूँ, कोल जो है बायोमास, ये पहले बता चुका हूँ, गोबर गैस भी बायोमास है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट वी यूज आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। कौन सा सन्स, सूरज की एनर्जी से कौन सा नहीं है, ये जो होगा ये होगा न्यूक्लियर एनर्जी। ये चीज़ मैंने बताया है, बायोमास और विंड एनर्जी ये और जियोथर्मल, ये जो है दीज आर अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। फिर मैंने ये कुछ क्वेश्चन जितने भी बाकी के हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एज द सन एज डायरेक्ट, तो इसका मैंने दे दिया है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स में दिया, उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोमास का भी डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है मैंने, उसमें वो डिस्कस कर लेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड, द वेव्स एंड द टाइड्स। अच्छा, इस सबके मैंने सेक्शन वाइज मैंने डिसएडवांटेजेस सबका डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से आंसर लिख लेना इसका नंबर 6 का। नंबर 7, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासीफाई एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स में एक बार देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो क्वालिटीज़ हैं वो तो एकदम स्टार्टिंग में शायद फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो उसको देख लेना। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर, तो सोलर कुकर भी बड़े ही इत्मीनान से सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, सोलर कुकर का देख लेना सेक्शन वीडियो। आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर्स वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी। हाँ, लिमिटेड यूटिलिटी होगी जब बरसात का दिन है, ठंडी का दिन है, उस जगह में सोलर कुकर्स का लिमिटेड यूटिलिटी रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एनवायरमेंट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर, और ये क्वेश्चन को भी हम लोग फाइनली क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हम लोग देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। Can any source of energy be pollution free? Question number 58. Why or why not? No, it cannot be pollution free because whenever a source of energy is exploited or used, it affects the environment directly or indirectly. For example, use of solar energy needs large open space and huge equipments, the production of which affects the environment. ये चीज़ मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि सोलर एनर्जी भले ही दिखने में लग सकता है कि अरे बढ़िया है, पोल्यूशन फ्री है, पर उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो सामान चाहिए, उसका प्रोडक्शन जो है डेट विल लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट। इसलिए वो इनडायरेक्टली जो है एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, कौन, सोलर एनर्जी। इसलिए
कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी रहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा, इसलिए कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी बिल्कुल 100% पॉल्यूशन फ्री नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हाइड्रोजन हैज बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसिडर इट एज अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी? यस, हाइड्रोजन इज अ क्लीनर फ्यूल, हमेशा हाइड्रोजन इज बेटर, उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहता है। हाइड्रोजन इज अ क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस वाटर बट बर्निंग ऑफ सीएनजी प्रोड्यूसेस CO2 विच इज़ अ ग्रीन हाउस। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने वाई और वाई नॉट का जवाब दिया है कि क्यों जो है हाइड्रोजन बेटर क्लीन फ्यूल है सीएनजी से। तो उसका आंसर ये है कि जब हाइड्रोजन बर्न होती है तो इट प्रोड्यूसेस वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। बट सीएनजी जब बर्न होता है तो सीएनजी जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हम नहीं चाहते कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो। नेक्स्ट, नेम एनी टू एनर्जी सोर्स दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। ठीक है, रिन्यूएबल जैसे अपने मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्रो पावर, एज वाटर इज रिप्लेनिश बाय वाटर सर्किल से वाटर रिप्लेनिश होती है। जो भी पानी गर्मियों में कम होता है वो बरसात में वापस आती है। ठीक है, इस वजह से हाइड्रो पावर जो है वो रिन्यूएबल है, और विंड पावर भी जो है वो भी रिन्यूएबल है। आप इसमें कई सारे जितने भी हम डिस्कस किए हैं उसमें से सब कुछ लिख सकते हो, इनफैक्ट सोलर एनर्जी को भी लिख सकते हो कि वो भी रिन्यूएबल है करके। Give the names of 2 energy sources that you consider to be exhaustible. Why? Coal and petroleum, both fossil fuels are exhaustible. देखो exhaustible में हमने बस coal and petroleum ही डिस्कस किया था, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये तो भाई exhaustible है। ठीक है, रीज़न क्या है, fossil fuels are formed, ये तो मैंने लिखा है कि कैसे वो फॉर्म करते हैं, और फिर पढ़ रहा हूँ मैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्स एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन अंडर कंडीशन विच डोंट एग्जिस्ट ऑन अर्थ नाउ। द डिमांड एंड रेट एट विच वी आर यूजिंग दिस फ्यूल्स विल सून लेड टू इट्स एग्जॉशन। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, और उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जो आज के टाइम में अपने को नहीं मिलेगी, और अगर मिलती भी है तब भी इसका मतलब ये नहीं कि जो जानवर आज मर रहे हैं, आज की तारीख में मर रहे हैं, ठीक है, वो हमको रेडीली अवेलेबल हो जाएंगे एज फ्यूल्स, क्योंकि उनको फ्यूल बनने के लिए फिर मिलियन ऑफ ईयर्स लगेगा मान लो। ठीक है ना, और तब तक क्या पता ह्यूमन काइंड रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग नहीं सोचते, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगले 300-500 साल के लिए कोई एनर्जी जो है अपने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात हो तो फॉसिल फ्यूल्स जिस हिसाब से यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगले 150-200 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 300 साल के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो सकती हैं। फिर क्या चीज़ लिखी है, फिर लिखी है कि विच एनर्जी इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ये मैंने बता दिया था, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉसिल्स एंड सन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल और सोलर एनर्जी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल कॉजेस लॉट ऑफ पॉल्यूशन, सोलर एनर्जी नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग इसलिए, देखो इसमें जो जनरल बातें लिखी हुई है, जनरली सोलर एनर्जी को माना जाता है कि वो नॉन पॉल्यूटिंग है। भले ही सोलर एनर्जी का मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि सोलर एनर्जी भी एक तरह से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, बट जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था क्लीननेस को डिसाइड की जाती है कंपैरिजन की मदद से, और जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के मुकाबले बहुत ही कम है, इसलिए सोलर एनर्जी को यहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग लिखा गया है। फॉसिल फ्यूल एक्सपेंसिव है, सोलर एनर्जी नॉन एक्सपेंसिव, दो कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप इज़ वेरी हाई। ये मैंने सोलर एनर्जी पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी में इनिशियल कॉस्ट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, लेकिन लंबे समय में, ठीक है, लॉन्ग रन में सोलर एनर्जी बहुत ही सस्ती पाई जाती है, क्योंकि एक बार जो सोलर पैनल्स जो सेट हो जाते हैं वो 25 से 30 साल तक के भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं, उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा होती है। तो भले ही आपको ऐसा लगे कि इनको सेटअप करने में बहुत कॉस्ट जा रहा है, इनफैक्ट अगर आप आज के सिचुएशन में पाओगे
तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 5 ईयर्स में रिकवर हो सकती है, और एक बार 5 ईयर्स में रिकवर हो जाती है तो उसके बाद तो ऑब्वियसली एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्री जैसा ही है। तो इसलिए सोलर एनर्जी को हम लोग नॉन एक्सपेंसिव यहाँ पे लिख सकते हैं और फॉसिल फ्यूल को एक्सपेंसिव लिख सकते हैं। तो देखो ये कारण लिखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आप यहाँ पे एक्सपेंसिव और यहाँ पे नॉन एक्सपेंसिव लिख दोगे तो हो सकता है कि आप जो आप बोलना चाहते हो वो क्लियर मैसेज ना जाए, इसलिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। फिर नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड बिफोर यूज़, ये तो आप जानते ही हो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस से गुजरता है जो भी फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग तो क्या यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट पेट्रोल डीजल ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल निकलती है वो एक रिफाइनिंग प्रोसेस से होकर गुजरती है, उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा डीजल होता है, एक पेट्रोल होता है। सोलर एनर्जी में आप पैनल्स डायरेक्ट आप इंस्टॉल किए और इजीली जो है आप लोकल लेवल पे भी आप ऑपरेट करवा सकते हैं इसको। फिर 64 में दिया है कंपेयर बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बायोमास, द रेसिड्यू लेफ्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोई रेसिड्यू नहीं रहता, ठीक है। बायोमास लेस एक्सपेंसिव टू सेटअप, इनफैक्ट गांव में भी, ठीक है, लोग बायोमास को किस तरह से सेटअप किया था उसकी ट्रेनिंग लेके खुद बायोमास के छोटे छोटे प्लांट्स भी अपने से वो बना सकते हैं। पर ऑब्वियसली डैम्स जो होता है ये तो सरकारी लेवल पे होता है, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत लार्ज स्केल में बनाई जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स। और फिर बायोमास में लिखा है इट हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। हाँ सही बात है, ऑर्गेनिक वेस्ट का डिस्पोजल करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, इस तरह का कोई भी डिस्पोजल देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑन व्हाट बेसिस, क्या है, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल। तो किस बेसिस पे, पहला क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे हम रिन्यूएबल बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। तो रिन्यूएबल इस बेसिस पे बोलते हैं कि जिसको हम पीरियडिकली रिप्लेनिश कर सके मतलब वापस से उसको हम लोग उसकी पुरानी अवस्था में ला सकें, ठीक है। तो एक साइकिल जो चीज़ जो फॉलो करता है उसको रिन्यूएबल बोलते हैं। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल के लिए क्या लिखा है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिप्लेनिश पीरियडिकली और इन ए शॉर्ट टाइम, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। उसके एग्जांपल में आप दे सकते हो कि जैसे बायोमास को ही दे सकते हो, है ना, कि उसको रिन्यू कर किया जा सकता है। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच टेक ए लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश और डू नॉट रिप्लेनिश आर नॉन रिन्यूएबल, इसके एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल्स दे सकते हो। द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर लिमिटेड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल सोर्स। एग्जॉस्टेड मतलब खत्म हो जाना, जो चीज़ें खत्म हो सकती हैं उनको बोला जाता है एग्जॉस्टेबल, जो चीज़ें खत्म नहीं हो सकती उनको बोला जाता है इनएग्जॉस्टेबल। तो आप एग्जॉस्टेबल में वही फॉसिल फ्यूल्स फिर से दे देना, इनएग्जॉस्टेबल में आप दे देना सन। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। और क्वेश्चन नंबर 66 में, व्हाट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एयर पोल्यूशन होता है, ये चीज़ क्या है पहले ही बोल चुके हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पोल्यूशन तो करता ही है हर एनर्जी सोर्स। फिर डिस्पोजल ऑफ एंड प्रोडक्ट्स पॉल्यूट सॉयल एंड वाटर बॉडीज, ठीक है, ये चीज़ भी करता है बायोमास में, लेकिन वैसा नहीं होता। बायोमास में जो एंड प्रोडक्ट्स होता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ किया जा सकता है। फिर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बात भी सही है, ठीक है। और हायर डिमांड्स लीड टू हायर पावर प्लांट्स विच लीड टू कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम, ठीक है। और ये तो कुछ जानकारी की बातें हो गई कि जैसे जैसे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोग डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, जुडिशियस, ये ज्ञान की बातें हैं, ये सब चीज़ें खुद से भी लिख सकते हो, बच्चे भी लिख सकते हैं इसको। तो जुडिशियस यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल्स, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल्स, रिसाइकिल एंड रीयूज मटेरियल्स, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो हमको बचपन से ही सिखाई जा रही हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। और क्वेश्चन नंबर 67, हाउ इज़ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज्ड, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और कुछ रहा नहीं इसमें, सब कुछ डिस्कस हो गया, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं।
तो देख लेना, और हो सके तो आपकी जो एग्जाम्पलर की बुक आती है साइंस की, उसमें से देख लेना, हर एक क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेना। कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।